हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, घर पर हैं, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बच्चों, घर पर रहना है बट स्टडी को नहीं छोड़ना, हमें स्टडी करते रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। ओके, इससे पहले हमने एक चैप्टर को फिनिश कर लिया है, फिजिकल वर्ल्ड। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसका नाम क्या है बच्चों? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या होता है, कैसे होता है? बच्चों, यहाँ एक हम साइन यूज करेंगे। वो साइन क्या है देख लेते हैं। ट्रिपल स्टार। ऐसा क्यों बच्चों? बिकॉज ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इस चैप्टर की डीप नॉलेज नहीं है तो आपके कंप्लीट 11th में प्रॉब्लम करेगा, 12th में तो करेगा ही करेगा। देन जो आपके ड्रीम्स हैं, IIT, एम्स, नीट, वहाँ भी जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस चैप्टर से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन आते ही हैं। बाकी इस चैप्टर का हम यूज़ करते हैं बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो पेशेंसली अटेंटिव होकर इसे सुनिए, समझिए, नोट डाउन कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं। वीडियो आपके पास ही है और स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है? सो सभी पॉसिबिलिटी आपके पास है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। मेटल रॉड, कोई भी रॉड ले सकते हैं आप। हमें इसकी क्या मेजर करनी है बच्चों? लेंथ मेजर करनी है। क्या लेंथ हमारे लिए नॉन है? बच्चों, अगर नॉन होता तो हम मेजर ही नहीं करते। हमारी लेंथ क्या है? अननोन है, हम नहीं जानते इस रोड की लेंथ कितनी है। सो पुराने टाइम में क्या होता था बच्चों? इन एंशिएंट टाइम्स बहुत सारे लोग अलग अलग तरीकों से लेंथ को मेजर करते थे। कैसे करते थे? फुट स्टेप, अपने पाँव से कि एक के बाद एक को रख के, फिंगर से लाइक दैट। हैंड स्पैन, हैंड स्पैन बच्चों इसको बोला जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस होता है। फिस्ट, मुट्ठी को बोला जाता है। सो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते थे। बट वाई रिजेक्टेड? हमने इनको क्यों रिजेक्ट किया? ठीक है, हम एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, वाई कैन ए फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट? क्यों यूज नहीं किया जा सकता? यहाँ क्वेश्चन में फुट स्टेप भी यूज कर सकते हो, फिंगर, हैंड स्पैन या फिस्ट या एनी अदर, क्यों नहीं यूज कर सकते? क्यों रिजेक्ट कर दिया? कि बच्चों एक बात देखिए कि जो मेरा ये हैंड स्पैन का लेंथ है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, क्या सभी का सेम है? नहीं। इट मीन्स जो भी ये मीन्स हैं मेजरमेंट के, पर्सन टू पर्सन वैरी करते रहते हैं। बट हमारी जो रोड है वो तो फिक्स है, उसकी लेंथ तो एक ही होगी। ये तो नहीं है ना एक रोड है लेंथ उसकी अलग अलग होंगी। बट जिस तरीके से हम मेजर कर रहे हैं इस तरीके से तो अलग अलग ही आएगी। किसी का पाँव छोटा है, किसी का पाँव बड़ा है। सो इसलिए हमने उस सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया। सो द आंसर इज बिकॉज दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दैट इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, बट समझने का था कि इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो हमने क्या सोचा, जो हमारे पास साइंटिस्ट कम्युनिटी है उसने क्या डिसाइड किया कि हम एक ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट डेवलप करते हैं जो सभी के लिए एक जैसा हो। ठीक है, तभी तो पूरे एंटायर अर्थ पर हर एक कंट्री में यूनिफॉर्मिटी आएगी। ठीक है, कि जो रोड है अगर हमने इंडिया में इसकी लेंथ को मेजर किया है वही लेंथ अमेरिका में इतना ही है। अब ये थोड़ी होगा वहां पे जाके रोड की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। ओके, ऐसा नहीं हो सकता, रोड उतनी ही रहेगी। ठीक है, सो हमने क्या किया, एक नॉन क्वांटिटी को डिफाइन किया, एक फिक्स्ड लेंथ दिया। ठीक है, फिक्स्ड लेंथ मींस फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट ने अगर ये कह दिया इस मार्कर को हम 1 मीटर मान लेते हैं और इसी से हम बाकी सभी लेंथ को मेजर करेंगे। सो ये क्या बन गया, आपका एक स्टैंडर्ड बन गया। ठीक है, जैसे आप बार बार देखते हैं कि आप अपनी हाइट को मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। तो वो सेंटीमीटर बच्चों फिक्स है ना, वो कम ज्यादा तो नहीं हो सकता।
आपकी जो हाइट है वो कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। सो कुछ तो हमें फिक्स करना पड़ेगा, एक रेफरेंस तो हमें लेना पड़ेगा। वो रेफरेंस हमने क्या डिफाइन किया, 1 मीटर, ठीक है। मान लेते हैं इतना है 1 मीटर, एक्चुअल में बड़ा होता है बट इस मोमेंट के लिए मान लेते हैं इतना है 1 मीटर। हमें इसकी लेंथ को मेजर करना है, कैसे, 1 मीटर, बट अभी तो लेंथ कवर नहीं हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, एक बार और 1 मीटर, ठीक है। सो 1 मीटर एंड 1 मीटर, ये क्या निकल के आया आपके पास, 2 मीटर। मीन्स जो हमारे पास मेटल रोड की लेंथ है वो कितनी आई आपके पास बच्चों, 2 मीटर निकल के आई है। हमने एक फिक्स्ड लेंथ को डिफाइन कर दिया था, उससे हमने कंपेयर किया इसको। सो बच्चों जो हमने मेजरमेंट है इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या हमने बच्चों यहां किया, क्या अननोन क्वांटिटी को कंपेयर किया, किससे, नॉन क्वांटिटी से। सो द कंपैरिजन ऑफ एनी अननोन फिजिकल क्वांटिटी, यहां पर क्या है, लेंथ है, कुछ और भी हो सकता है, विद सम फिक्स्ड नॉन क्वांटिटी। बच्चों फिक्स्ड का कुछ मीनिंग है, फिक्स्ड बार बार मैं यूज कर रहा हूं, कोई भी वर्ड रैंडम नहीं है। फिक्स्ड का मीनिंग है अगर इंडिया में लेंथ 2 मीटर है तो अमेरिका में भी 2 होगा, कनाडा में भी 2 होगा। मेरे पास अगर ये मार्कर है, अगर इसका लेंथ फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर है, फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर है, तो आपके पास अगर ये मार्कर जाएगा तो भी ये 1 मीटर का ही होगा। तो फिक्स्ड, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, किसका, अननोन फिजिकल क्वांटिटी का, किससे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी से। सो दिस इज द मेजरमेंट। अब हमारे पास क्या बच गया, यूनिट्स। यूनिट क्या होता है, जो हमारे पास नॉन फिक्स्ड लेंथ बनाई है इसी को हमने यूनिट बोला है, ठीक है। सो दिस फिक्स्ड नॉन क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द यूनिट, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। और अच्छे ढंग से हम डिफाइन करेंगे। अब बच्चों हमने जो ये डिफाइन किया गया है यूनिट, इसमें वर्ड को देखना, फिक्स्ड नॉन क्वांटिटी, मतलब ये फिक्स है, बदलती नहीं है, मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, इंडिया के लिए भी वही है, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी सभी के लिए एक जैसा है, ओके। और नॉन भी है, हमें पता है कि 1 मीटर इतना है, ठीक है। सो इसकी जो प्रिसाइज डेफिनेशन है हम उसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों, देख लेते हैं। हम इसको प्रिसाइजली डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, लेट अस डिफाइन दिस। हम बोल सकते हैं एनी आर्बिट्रेरली चूजन एनी आर्बिट्रेरली चूजन। बच्चों आर्बिट्रेरी का मीनिंग क्या होता है कि अगर साइंटिस्ट कहते हमें कि हमने इस मार्कर को 1 मीटर मानना है तो हम इसको ही मानते। अगर वो हमसे कहते बच्चों कि हमें इतने बड़े 2 मार्कर का जो लेंथ है इसको 1 मीटर मानना है तो हम इसको ही मान लेते। मतलब आर्बिट्रेरली वो चूज की गई चीजें हैं, ठीक है। एनी आर्बिट्रेरली चोजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, standard of measurement of any physical quantity, of any physical quantity and accepted internationally। बच्चों ये क्या आपकी प्रिसाइज डेफिनेशन है, मोर करेक्ट डेफिनेशन। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था ताकि आपको यूनिट का मीनिंग समझ में आ जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट एंड दिस इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्या डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो एक वर्ड यूज किया, हमने क्या वर्ड यूज किया बच्चों, बार बार
फिजिकल क्वांटिटी, बार बार एक वर्ड यूज किया है फिजिकल क्वांटिटी। अब हमने मेजरमेंट को समझ लिया है, यूनिट को समझ लिया है, तो हमें अब किसको समझना है? फिजिकल क्वांटिटी को। बच्चों वर्ड टू वर्ड चलेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। ओके, सो लेट अस डिफाइन दिस। कैसे डिफाइन करेंगे हम उसको? देखते हैं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारी हो सकती हैं। आप लेंथ मेजर करते हो जनरल लाइफ में, आप अपना मास मेजर करते हो, जिसे आप जनरली वेट बोलते हैं। वेट क्यों बोलते हैं वो भी हमें पता लगेगा। आप टाइम मेजर करते हो, सब कुछ मेजर करते हो, लीटर, वॉल्यूम मेजर करते हो, बहुत सारी चीजें मेजर करते हो। ठीक है, सो हम डिफाइन करते हैं किसको? फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है बच्चों? क्वांटिटीज that can be measured quantities that can be measured and in terms of which what laws of physics are described। उसी को हम क्या बोल देते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सो दिस इज योर फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन। क्या होता है कि वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, लाइक स्पीड है, लेंथ ऑफ ए रोड है, मास है, हम कुछ भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो फिजिक्स के सारे लॉ हैं वो क्या होंगे? इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाएंगे। ओके, हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल है बच्चों? फॉर एग्जांपल, दिस इज योर एग्जांपल। हम क्या देखते हैं बच्चों? आपने कभी जरूर किया होगा, एक लॉ है हमारे पास। कौन सा लॉ है बच्चों? देखते हैं, G(m1)(m2)/r²। बच्चों हमें ये नहीं देखना है कि ये लॉ सर ने कहाँ से लिख दिया, हम सब सीखेंगे, आप इसके लिए टेंशन मत लेना। बट हमें इस बात को समझना है कि जो हमारे पास फिजिक्स के लॉज हैं वहाँ पर हम इन क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं, उन लॉ को उसी की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। देख सकते हैं क्या है हमारे पास? मास है, मास को हम मेजर करते हैं, अगेन मास, दिस इज डिस्टेंस। सो एक लॉ है, वो लॉ क्या हमारे पास? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, लॉ है। हमने क्या किया? पूरा का पूरा लॉ फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस किया। फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी फिजिकल क्वांटिटी है, आर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जी भी कोई कांस्टेंट है। देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है, क्या उनको क्लासीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किस में क्लासीफाई करेंगे? 2 टाइप से क्लासीफाई करेंगे। देखते हैं हम कैसे करते हैं। द क्लासिफिकेशन इज, फर्स्ट वन इज फंडामेंटल, और इनको हम क्या बोल देते हैं? बेस क्वांटिटी। एंड द सेकंड वन इज derived। हम इनको 2 तरीके से बांट सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर द फंडामेंटल और बेस? पहले हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या होता है फंडामेंटल और बेस। फॉर एग्जांपल बच्चों, आपने जनरल लाइफ में क्या देखा है
कि जैसे ट्री है, ट्री के नीचे क्या होती हैं? रूट्स, जड़ें होती हैं। सो ऊपर जितनी गहरी जड़ें होती हैं ट्री की, उतना ही ट्री अच्छे से ग्रोथ करता है, ज़्यादा टाइम के लिए उसकी लाइफ सस्टेन रहती है। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है आपको कि बेस होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं, या आपने बहुत बार सुना होगा कि बच्चों बेस को स्ट्रोंग करो। बेस स्ट्रोंग होगा तो आगे के एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाएंगे, या हम बोल सकते हैं आपकी लाइफ अच्छी होगी, आप कुछ न कुछ अच्छे बन चुके होंगे। ठीक है, सो ऐसा ही बेस हमारे फिजिक्स के लिए बनाया गया है। जैसे आप कभी घर बनाते हैं, नीचे क्या डाला जाता है? नींव डाली जाती है, एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है जिसके ऊपर सारी बिल्डिंग बनती है। वैसा ही क्या होता है, जो कंप्लीट फिजिक्स है वो इन फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, सो हम इनको डिफाइन कैसे करेंगे? वी कैन डिफाइन दोज क्वांटिटीज which cannot be expressed in terms of any other quantity. जिनको हम किसी भी और क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, वो ही हैं जो फंडामेंटल है, जो बेस है। इनकी ही टर्म्स में बाकी को बना सकते हैं, बट इनको किसी भी टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, कौन सी होती हैं हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, ओके, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, और क्या होती है बच्चों? लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, और क्या बच्चा होता है आपका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो बच्चों बेसिकली हम कह सकते हैं जो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी होती है वो आपके पास कितनी होती हैं? 7 होती हैं। 7 से ज़्यादा नहीं होती, ये फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या होता है, धीरे धीरे आपके जैसे जैसे आगे चैप्टर प्रोसीड करेंगे आता रहेगा। कुछ केमिस्ट्री में आएंगे, कुछ फिजिक्स में आते रहेंगे, आपको सबके बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, सो दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर क्वांटिटीज, कि मास को किसी और की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करना, किसी और चीज को मास की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सो इसी की वजह से हमारे पास जो सेकंड टाइप की क्वांटिटी बनी वो कौन सी बनी? डिराइव्ड। इट मींस दोज क्वांटिटीज which can be expressed in terms of base or fundamental quantities. For example, area, volume, etc. स्पीड। ठीक है, यहां पे उसी वर्ड को पकड़ना है, क्या? कैन, कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो क्या होती हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं? जिनको हम किसी और क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो कितनी होती हैं आपके पास?
7 होती हैं, ये फिक्स्ड होती हैं। डिराइव्ड कितनी होती हैं? ये कितनी भी हो सकती है, जितनी आप बनाना चाहते हैं उतनी हो सकती है। कोई और क्वांटिटी, नई क्वांटिटी आप बना सकते हैं। सो ये एक हमारे पास कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कोई नया मॉडल आता है, कोई नई क्वांटिटी डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि फिजिक्स में प्रोग्रेस होता ही रहता है। ग्रेविटेशनल वेव आया है, अभी तक हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव नहीं था, तो ग्रेविटेशनल वेव के साथ क्या पता हमारे पास कोई नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। बट वो होगी किन की टर्म्स में? इन्हीं की टर्म्स में होगी। ओके, सो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। अब हम बोल देते हैं कि हमने क्वांटिटी के बारे में तो पढ़ लिया, ठीक है। यूनिट भी डिवाइड हो सकती हैं क्या? क्या हम यूनिट को भी डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब क्वांटिटी को किया है तो यूनिट को भी कर सकते हैं। देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। देखो बच्चों, बेस क्वांटिटी, नेम, यहां उनका सिंबल यूज करेंगे, बताएंगे सिंबल क्या होता है, ठीक है, और देखेंगे क्या होता है। ये भी बच्चों कितने टाइप की होती है बताइए? 2। कौन कौन सी? 1 इज बेस क्वांटिटी से जो बनाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? बेस यूनिट, ठीक है। और जो डिराइव्ड से बनता है उसको क्या बोला जाता है? डिराइव्ड यूनिट। दोनों को देखेंगे 1 बाय 1। हम यहां लिख लेते हैं बच्चों, लिख लेते हैं एक एक करके। क्या होता है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, and last one is amount of substance। बच्चों इतना फिजिक्स डीप है कि सब्सटेंस की भी एक डेफिनेशन होती है। ओके, आप जोक में मत लीजिए इस बात को, हर चीज़ को डिफाइन किया हुआ है, हमें पता नहीं है या हमें सिखाया नहीं गया है, बस डिफरेंस इतना सा ही है। ओके, सो ये बेस क्वांटिटी है। मैंने यहाँ पर नेम लिखा हुआ था, वो मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि यहाँ बेस क्वांटिटी को सिर्फ बताना है कौन सी बेस क्वांटिटी है। हम यहाँ 2 लाइनें बना लेते हैं, नेम एंड देन सिंबल, ठीक है। अब इसको हटा देते हम यहां से। ठीक है, ये हमारी क्या है? बेस क्वांटिटी है। उनके हमारे पास क्या लिखे गए हैं? नेम लिखे गए हैं। अब हमें यूनिट के नेम लिखने हैं। वो यूनिट के नेम क्या होंगे बच्चों? लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। ये क्या है? नेम है किसका? यूनिट का। अब इनका सिंबल देख लेते हैं। अब इनके सिंबल क्या होंगे? इनके सिंबल होंगे बच्चों मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर,
CDN MOL मोल, ई का डिफरेंस है, ठीक है। मीटर, यहाँ बच्चों एक चीज़ देखना, RE, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ के अंदर। ये RE देखो, दो वर्ड होते हैं हमारे पास, मीटर एंड मीटर। देखो दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, ये RE है, ये ER है। ये क्या है बच्चों हमारे पास, दिस इज यूनिट, ये यूनिट है RE। और ये किसके लिए यूज होता है बच्चों, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल वोल्ट मीटर, एम मीटर, जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वहां ER मिलेगा आपको, बट जब हम यूनिट की बात करेंगे RE होगा। बच्चों छोटी छोटी बारीकियां हमें समझना है, इनको कुछ भी नहीं छोड़ना है। देखो सॉरी, जब आप किसी के सामने जाते हैं, अगर आपको नॉलेज है तभी आप अच्छे से डिबेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप हवा में बातें नहीं कर सकते कि ये ऐसा है वो वैसा है। ओके, सो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात देखते हैं, मीटर। ये इंटरेस्टिंग बात क्या है बच्चों, द इंटरेस्टिंग इज कि जो हमारे पास सिंबल होते हैं वो हमेशा सिंगुलर लिखे जाते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं, कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते। मैं एक बार लिख के देता हूं आपको, देखिए 50 मीटर, 50 मीटर्स, 50 मीटर एंड 50 मीटर्स। बताइए इनमें से कौन सा सही है। देखिए 50 मीटर सही है, मैंने बोला सिंगुलर है। आपने देखा होगा एक वचन बहुवचन, ठीक है, प्लूरल के साथ क्या लगा देते हैं, एस। बॉय सिंगुलर, बॉयज प्लूरल। ओके, मीटर्स एस लगा हुआ है, सही है, बट यहां मीटर क्या है, सिंगुलर, गलत। एस लगा हुआ है, गलत। सो बच्चों देखो एक बात, सिंबल हमेशा सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर है, एस का यूज नहीं किया गया, बट यूनिट का जो नेम है वो प्लूरल हो सकता है, जैसे कि यहां किया गया है। बच्चों ये बारीकियां हैं, सब छोड़ देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, हमें नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ओके, यू आर द बेस्ट, आप बेस्ट हैं, उससे भी आगे कुछ बनना है हमें, ठीक है, इमेजिनेशन। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज डिराइव्ड क्वांटिटी एंड डिराइव्ड यूनिट। हम एक बार उसको भी देख लेते हैं कि डिराइव्ड उन्हें क्यों कहा जाता है। ओके, लेट अस सी। डिराइव्ड क्वांटिटी एंड इसी से क्या बनेगा, यूनिट्स। देखेंगे क्या होगा, कैसे होगा। हमने एक एग्जांपल लिया था बच्चों, वो एग्जांपल क्या था, एरिया। अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, फॉर एग्जांपल दिस इज ए स्क्वायर, स्क्वायर है, आपने 10th में देखा है, ये कुछ लेंथ होगा, मान लेते हैं 10 मीटर है। अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो ये भी एक लेंथ होगा। वो लेंथ कितना है बच्चों, 10 मीटर है। सो हमने क्या देखा, एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू लेंथ। हमने क्या देखा कि एरिया हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो हमने निकाली है किससे, बेस क्वांटिटी से। लेंथ क्या थी आपकी, बेस क्वांटिटी थी या फंडामेंटल क्वांटिटी थी। एक और देख लेते हैं, स्पीड। बहुत बार आपने देखा होगा, स्पीड क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो डिस्टेंस होता है बच्चों, फॉर एग्जांपल हम यहां से यहां आ गए, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये फॉर एग्जांपल 100 मीटर है। तो ये भी तो बच्चों एक लेंथ हुआ। सो डिस्टेंस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ, एंड दिस इज अपॉन टाइम। सो स्पीड को हमने किसकी टर्म में एक्सप्रेस किया, लेंथ, जो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो आपको पता लगा कि हम डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे करते हैं,
ठीक है। सो आप यूनिट भी बना सकते हैं इनकी। कैसे बनाएंगे यूनिट? बहुत ही आसान है बच्चों, देख लेते हैं। लेंथ किस में होता है? मीटर। ये भी क्या है? मीटर। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? मीटर स्क्वायर। ये किसकी यूनिट आ गई? एरिया की। यहाँ स्पीड है, लेंथ किस में होता है? मीटर में। टाइम सेकंड में, तो क्या बन जाएगा? मीटर सेकंड इनवर्स। सो इस तरीके से हम यूनिट को भी डिराइव कर सकते हैं। ये क्या है? सभी डिराइव्ड यूनिट्स फ्रॉम डिराइव्ड क्वांटिटी। फाइन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा बच्चों जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी किया है, उसके अलावा 2 और क्वांटिटी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनका बहुत यूज होगा। वो 2 क्वांटिटी कौन सी हैं बच्चों? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इनको बच्चों क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है बच्चों सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, यहां पे एक वर्ड देखो, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? एडिशनल। मींस एडिशनल है ये। इनका भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो जो भी आपने कभी वर्ड सुना होगा सप्लीमेंट्री, ठीक है, मतलब एडिशनल। कभी आपने बच्चों बॉयज से जो जिम जाते हैं उनसे सुना होगा कि ये सप्लीमेंट्स लेते हैं। उसका मीनिंग क्या होता है कि जो हम रूटीन लाइफ में हम खाते हैं उससे एडिशनल लेते हैं, उससे कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि उनकी फिटनेस और अच्छी इंप्रूव हो सके। ओके, सो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट हम कुछ एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहां यूज होंगे। लाइन, दिस इज एंड दिस वन। देखते हैं बच्चों हमने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, क्यों बनाया है। देखिए बच्चों, इसको क्यों बोलेंगे? लीनियर 1D। इसको बोलेंगे प्लेन 2D। इसको क्या बोलेंगे? स्पेस एंड 3D। ऐसा क्यों? देखते हैं। यहाँ x इज इक्वल टू 0 है, कोई पर्सन खड़ा है। आफ्टर 10 मिनट 5 मिनट वो यहाँ हो गया x इज इक्वल टू 5। तो आफ्टर सम टाइम हमें उसकी पोजीशन बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए था। सो 1 डायमेंशन, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लीनियर। अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, हमें इसकी पोजीशन बतानी है। कैसे बताओगे? कि सर हम देखेंगे जो ये वर्टिकल लाइन है यहाँ से इसका कितना डिस्टेंस है, ओके, और इससे इसका कितना डिस्टेंस है, दोनों को चेक करेंगे। सो हम बोलेंगे x, y। x क्या होगा? ये होगा। y क्या होगा? ये होगा। दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट हो। सो इस पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट थी? 2, इसलिए 2 डायमेंशनल, और हम बोल सकते हैं प्लेन में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं इस पॉइंट की। ये कौन सा पॉइंट है बच्चों? जो स्पेस में होता है। दिस इज द पॉइंट। स्पेस का मीन्स जैसे आप अपने रूम में बैठे हैं, अगर आप एक मार्कर को ले लेते हैं, दिस इज योर मार्कर, ठीक है, हमें देखना है इसकी पोजीशन क्या है। तो हम क्या चेक करेंगे कि बोर्ड से इसका कितना डिस्टेंस है, उस दीवार से इसका कितना डिस्टेंस है, और ग्राउंड से इसका कितना डिस्टेंस है। तो 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, x, y, z, दैट्स वाई स्पेस और 3D। ये बेसिक आइडिया है, डिटेल्स में हम आगे करेंगे, इनकी आपको जरूरत थी। ठीक है, सो हम प्लेन एंगल की बात करते हैं। व्हाट इज योर प्लेन एंगल? बहुत अच्छे से समझना है बच्चों प्लेन एंगल को। प्लेन एंगल जैसे नाम से ही पता लग रहा है कहाँ होगा बच्चों? प्लेन एंगल 2D में बनेगा, इसीलिए तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। देखते हैं बच्चों क्या होगा। मान लेते हैं ये कर्व है, ठीक है, कोई भी कर्व हो सकती है। ये कर्व ले लिया,
प्लेन एंगल को बच्चों कैसे डिफाइन किया, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े प्यार से समझेंगे, ठीक है। बस हम 2 ही पॉइंट करेंगे, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, बट डिटेल में करेंगे। देखते हैं बच्चों क्या होगा कि एक पॉइंट ले लेते हैं ओ। वो पॉइंट से क्या करते हैं, यहां एक डिस्टेंस नोटिस करते हैं, यहां भी एक ये डिस्टेंस बनाई जाती है। हुआ क्या, प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन किया गया है कि ये जो कर्व है, ठीक है, जो हमने ये कर्व लिया है, ये कर्व इस पॉइंट पर कितना एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल बोलेंगे, ठीक है। दिस इज द वे वी कैन डिफाइन द प्लेन एंगल। बट आप में से एक जीनियस स्टूडेंट आया, उसने बोला सर नहीं, मैं तो ये कर्व लूंगा। मैंने कहा ले लो भाई। फिर एक और स्टूडेंट आया, मान लेते हैं कविता आई, ठीक है, उसने क्या बोला, नहीं सर मैं तो ये नहीं लूंगी, मैं तो ये लूंगी। कि हमने कहा भाई आप भी लिख लो। तो बच्चों अब कंफ्यूजन हो गया, प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन करें, कि अब इनमें से कौन सा कर्व सही है, इसी चीज को समझना है। बाकी ये जो डायग्राम है ये तो बुक्स में भी होता है, कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। देखते हैं बच्चों, हमारे पास एक ये है, एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, हमें कौन सा लेना है, हमें इसी पॉइंट को कैच करना है। बच्चों हमें उस कर्व को लेना है, किस कर्व को, जिसके ऊपर हम कोई भी पॉइंट लें, कोई भी पॉइंट ले, उस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट O से हर बार सेम हो। दैट इज द कंडीशन। समझ में आया कि हम वो कर्व लेंगे जिसके ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट लिया, मान लेते हैं ये पॉइंट ले लिया, ये भी एक पॉइंट है इसी कर्व का और ये भी पॉइंट है इसी कर्व का, कि कोई भी पॉइंट लें उस कर्व पे, उस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट O से हर बार क्या होगा, सेम होगा, वही कर्व ली जाती है। सो बच्चों कौन सी कर्व सेलेक्ट करेंगे, जल्दी बताओ, क्या इसको करेंगे, नहीं, क्यों, इसकी डिस्टेंस हर बार अलग अलग होगी। इसको करेंगे, नहीं, हम किसको करेंगे, सिर्फ इसको करेंगे, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है बच्चों हर बार क्या होगा, सेम। फॉर एग्जाम्पल आर, आर एंड अगेन आर। ऐसा क्यों, वो भी देख लेते हैं। दिस इज सर्कल, दिस इज पॉइंट O। बच्चों प्लेन में या 2D में ऐसा कहाँ होता है कि जो अगर हम उस कर्व पे पॉइंट लें और उस पॉइंट की डिस्टेंस को चेक करें किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, वो हर बार सेम हो, ऐसा तो एक ही केस में होता है, सर्कल के केस में, कि सर्कल के ऊपर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो इस पॉइंट O से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ये हम सभी को पता है। कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो जो आपकी मनमर्जी है, वो सभी पॉइंट क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पर होंगे। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये भी सेम। सभी क्या है, आर 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 आर, दिस इज आर। सो बच्चों जो हमारे पास ये कर्व है, कौन सी कर्व, सेकंड नंबर वाली, क्योंकि हमने इसी को सही माना है। ये कर्व क्या है बच्चों, देख सकते हो, ये कर्व एक सर्कल का पार्ट है, ठीक है। सो दिस कर्व इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। इसीलिए हमने कहा इसके ऊपर जो भी पॉइंट लेंगे वो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। कैसे, हम इसको R मान के, इसको सेंटर मान के एक सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेन एंगल। कैसे डिफाइन करेंगे प्लेन एंगल, ये क्या होगा, थीटा, क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस,
बच्चों अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा हम यहाँ रेडियस क्यों लिखते हैं, बिकॉज दिस कर्व इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, और सर्कल में क्या होता है, रेडियस। ओके, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा का एक यूनिट होता है, वो क्या होता है बच्चों, रेडियन, और इसका जो सिंबल होता है रेड। एक सस्पेंस है वो अभी यहीं रखेंगे, इसके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जब हम उस टॉपिक पर जाएंगे तभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज द प्लेन एंगल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो हम क्या बोल सकते हैं कि जो कर्व है, कर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेन एंगल। अब हम देखते हैं बच्चों, हमने एक सर्कल लिया, मतलब सर्कल क्या होता है, कोई कर्व है, बिल्कुल है सर, ये क्लोज्ड कर्व है। और जो हमने लिया था वो क्या था, ओपन कर्व। ठीक है, हम पूछना चाहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो ये क्लोज्ड कर्व है इस पॉइंट ओ पर कितना एंगल बनाएगा, पूरी की पूरी कर्व। तो जो आर्क लेंथ अब कितना होगा, कंप्लीट लिया जाएगा, ये किसके इक्वल होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, क्यों, क्योंकि हम कंप्लीट की वजह से निकालना चाहते हैं इसके ऊपर लेंथ, सॉरी हम कंप्लीट की वजह से इसके ऊपर क्या निकालना चाहते हैं, एंगल, किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर। सो जो हमारे पास ये लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, 2 पाई आर। नीचे क्या है, रेडियस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज रेडियस आर, आर से आर कैंसल, एंगल इज 2 पाई रेड। अब आपको समझ में आया कि क्लोज्ड कर्व, फॉर एग्जाम्पल सर्कल अपने सेंटर पर हमेशा कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई रेडियन। अब वो कर्व है जो बच्चों, वो कर्व जरूरी नहीं है कि वो कर्व आपका कैसा हो कि बिल्कुल ऐसे सिमेट्रिकल हो, वो कर्व आपका ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट ओ पर भी एंगल कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन। ये कैसे बनेगा, हम थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझ लेते हैं। क्या बच्चों, अब यहाँ क्या जूम करते हैं, यहाँ पर एक लाइट सोर्स है, किस पर, पॉइंट ओ पर। फॉर एग्जांपल हमने बल्ब लगा दिया है, बच्चों समझने के लिए है। अब ये सारी की सारी कर्व क्या है, क्लोज है, तो जो बाहर है शैडो बनेगा, क्योंकि हमने लाइट को तो ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, हमने लाइट के रास्ते में क्या कर दिया है, ये कर्व लगा दी है। बच्चों आप इसको किस चीज़ से कर सकते हो कि घर में आपने देखा होगा, जो आपकी मदर हैं उन्होंने एक चूड़ी पहनी हुई है, उस चूड़ी को लेना, ऐसे टेबल पे रखना और एक बैटरी लेना, उस बैटरी की लाइट को बिल्कुल उसके सेंटर में लेके जाना, कि जो आपका शैडो बनेगा या जो शैडो नज़र आएगी आपको, बीच में तो लाइट होगी बट जो शैडो बनेगा वो भी तो क्या होगा बच्चों, सर्कुलर ही होगा, क्योंकि नेचर किसको सपोर्ट करता है, सिमेट्री को सपोर्ट करता है। ठीक है, जो शैडो बनाएगा वो शैडो क्या होगा आपका, सर्कल बनेगा। और सर्कल के केस में हमें पता है थीटा कितना होता है, 2 पाई रेडियन। ठीक है, सो क्लोज्ड कर्व कैसा ही हो, हमेशा जो एंगल बनाएगा वो कर्व क्या बनाएगा, 2 पाई रेडियन। दिस इज ऑल अबाउट द प्लेन एंगल। अब हम डिस्कस करते हैं सॉलिड एंगल। इसी वे में हम सॉलिड एंगल को डिस्कस करेंगे, देख लेते हैं कैसे होगा, क्या होगा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है बच्चों, आपको पता है 3D में होता है, देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है। हम मान लेते हैं हमारे पास एक पेपर है,
पीस ऑफ पेपर, ठीक है। हम देखना चाहते हैं कि जो ये पीस ऑफ पेपर है क्या ये एक कर्व है या लाइन है। नो बच्चों, आपने पेपर देखा है, पेपर क्या होता है, एक सरफेस होता है। सो बच्चों यहां से हमें एक पॉइंट क्लियर हुआ क्या, कि कर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेन एंगल बट सरफेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉलिड एंगल, ठीक है। माइंड में रखनी है ये बातें। हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओमेगा से, ठीक है। हमारे पास कोई सरफेस है, हुआ क्या बच्चों, अगेन मान लेते हैं हमारे पास एक लाइट सोर्स है, सिर्फ बच्चों आपको समझाने के लिए, ठीक है। मान लेते हैं मैंने यहां पे कोई बल्ब लगा दिया, ठीक है। सो क्या होगा, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो पीछे क्या पड़ेगा, एक प्रोजेक्शन बनेगा। प्रोजेक्शन मीन शैडो बनेगी। वो शैडो देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, लेट अस सी। हमने इसको ज्वाइन कर दिया, वन बाय वन देख देते हैं। देखो बच्चों क्या देखते हैं कि हमने इसको हिडन कर लिया। अब आप देखिए, एक ये सिर्फ लाइन बचा हुआ है, सिर्फ ये एक लाइन है, ये तो वही हो गया ना प्लेन एंगल की तरह। सो पहले हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये एक कर्व, एक पॉइंट जो ज्वाइन है उससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। फिर इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो सारे पॉइंट ज्वाइन कर दिए। देखते हैं, एक कर्व इसने कुछ यहां पर बनाया होगा एंगल, इस कर्व ने कुछ बनाया होगा यहाँ, बिल्कुल बनाया होगा, हाँ सर ये बनाया होगा। अब ये एक लाइन बन गई, इसने कुछ बनाया होगा, जी बिल्कुल बनाया होगा। अब एक ये लाइन बन गई, इसने कुछ बनाया होगा, जी बिल्कुल बनाया होगा। फिर ये एक लाइन बन गई, इसने भी कुछ बनाया होगा। कि सर ये बन तो गया बट ये प्लेन एंगल तो नहीं हुआ, ये तो कुछ और बन गया। इसी को हमने क्या बोला है बच्चों, सॉलिड एंगल, ओमेगा। देखते हैं क्या होगा। हम क्या करते हैं, हमने एक लाइट बल्ब लिया, इसके ऊपर लाइट फॉल किया तो पीछे कुछ ना कुछ शैडो बनेगा, प्रोजेक्शन बनेगा। कैसे बनेगा, हम इसको एक्सटेंड करते हैं। हमने एक्सटेंड कर लिया बच्चों, अब ज्वाइन भी कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लिया तो। सो बच्चों हमारे पास एक सरफेस बन गया। कौन सा सरफेस, ये वाला सरफेस। ये वाला सरफेस, इस सरफेस को बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो। ये सरफेस ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जैसे आपके पास कोई बॉल है, बॉल का बाहर का कोई छोटा सा पार्ट है। इट इज सो, ऐसा ही है। जो ये हमारे पास सरफेस बना है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। जो हमारे पास ये सरफेस बना है, ये सरफेस किसी बॉल का, किसी स्फीयर का एक पार्ट नजर आता है, और ऐसा ही है बच्चों। सो दिस सरफेस इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर का एक पार्ट है बच्चों। जैसा उसमें क्या बना था, कर्व किसका पार्ट था, सर्कल का पार्ट था। सेम कंडीशन यहाँ भी है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है। हम देखना चाहते हैं, डिस्क मीन्स लाइक जैसे घर पे आपके प्लेट्स होती हैं, वो डिस्क है, कि वो डिस्क इस पॉइंट पर कितना एंगल बनाती है। देख लेंगे कितना बनाती है। किसी ने बोला सर ऐसे नहीं, हम तो किसी और वे में लेंगे, कोई और सरफेस लेंगे।
उसने क्या किया, कोई और सरफेस ले लिया, ये सरफेस ले लिया। किसी और ने क्या किया, नहीं सर कुछ और सरफेस ले लेते हैं, ठीक है। और क्या किया, एक बार और देख लेते हैं। एक फोर्थ आई कविता, उसने क्या किया, एक सरफेस और ले लिया। सो बच्चों अब आप मुझे ये बताइए कौन सा सरफेस हमें एज्यूम करना है सॉलिड एंगल के लिए, कौन सा सरफेस। देखो सेम कंडीशन, वही सरफेस चूज करेंगे जिस सरफेस के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस इस O पॉइंट से क्या हो, सेम हो। अब ऐसा किस केस में होता है, ऐसा तो बच्चों एक ही केस में होता है। किस केस में, स्फीयर के केस में, ठीक है। कि आपके पास फुटबॉल है या बॉल है, कि जब हम बॉल का सेंटर से किसी भी सरफेस के पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे वो हर बार क्या होगा, सेम होगा। यही होता है ना स्फीयर के केस में, चाहे किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ सभी डिस्टेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, दिस इज आर, दिस इज आर, सभी क्या होते हैं, आर होते हैं। सो हमारा जो ये पार्ट था वो किसका पार्ट रहा होगा, डेफिनेटली स्फीयर का एक पार्ट रहा होगा। सो ये क्या रहेगा, आर, दिस इज अगेन आर, दिस इज अगेन आर, दिस इज अगेन आर, ठीक है। सो हम इसमें से क्या सिलेक्ट करेंगे, क्या ये करेंगे, नो, ग्रीन वाला करेंगे, डिस्क भी नहीं करेंगे और ये वाला पार्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो ग्रीन है ये क्या है आपका बच्चों, एक स्फीयर का पार्ट है, पार्ट ऑफ स्फीयर। जैसे प्लेन एंगल में क्या था, पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। आई थिंक आपको ये सिचुएशन समझ में आ गया होगा। सो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ डायग्राम को, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। सो हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं बच्चों। फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, जो ओमेगा है वो क्या होगा, सरफेस एरिया अपॉन व्हाट, रेडियस का स्क्वायर। दिस इज, अब ये सरफेस एरिया कौन सा है, इस केस में ये वाला है, और जो अभी हमने बनाया था वो क्या होगा, जो यहाँ पे ग्रीन में शेडेड था वो एरिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बना देते हैं कि एक स्फीयर है, वो सेंटर O पर जिसका रेडियस R है कितना सॉलिड एंगल बनाएगा। मतलब जब बॉल है, फुटबॉल है, कोई भी गेंद है आपके पास, वो उसके सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी। वो 3D होता है तो वो सॉलिड एंगल ही बनाएगी। वो एंगल कितना होगा बच्चों, ये क्या है, क्लोज्ड सरफेस है, लाइक ए क्लोज्ड कर्व। तो हमें क्या होगा, कंप्लीट सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूरे स्फीयर की वजह से चेक करना है कि O पॉइंट पर कितना एंगल बनेगा। सो कंप्लीट सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर एंड रेडियस इज आर स्क्वायर। कट गया। हमें पता है इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, विच इज SR, ये इसका सिंबल है। तो एंगल इज 4 पाई स्टेरेडियन। बच्चों ये है ना, मास्टर्स में भी समझ में नहीं आता बच्चों को कि ये 4 पाई कहाँ से आया है, और आपको 11th में पता लग रहा है। सो बच्चों मैंने बार बार बोला है ये फॉल्ट आपका नहीं है, आप समझ जाते हैं कहाँ का फॉल्ट है। मनी वेस्ट होती रहती है, आपका फ्यूचर है वो दाव पे लगा देते हैं, आपके जो ड्रीम्स है उनको भी उनको दाव पे लगा दिया उन्होंने। बट यहाँ ऐसा नहीं करना है, बिकॉज हमें मिलकर वर्क करना है, हमें मिलकर सभी के सपनों को पूरा करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम में मोनोपोली बन गया है कि सिर्फ कुछ एक कोचिंग सेंटर ने पूरी इंडिया को कवर कर लिया है, अब वहाँ की फ़ीस हर बच्चा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। सो क्या करना पड़ेगा, हम जैसे, आप और हम जैसे बहुत लोगों को आगे आना पड़ेगा ताकि सभी के सपने पूरे हो सकें।
जितना हो सके इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। फाइन, अब हम अपने इस पॉइंट पर चलते हैं। एक क्लोज्ड सरफेस ने क्या बनाया, 4 पाई। अब ये जो क्लोज्ड सरफेस है क्या हमेशा स्फीयर होगा? नहीं, ये तो कुछ भी हो सकता है, ये तो रैंडम सरफेस भी हो सकता है। इसके सेंटर पर भी एंगल कितना बनेगा, वही बनेगा। हम इसको कैसे समझेंगे, उसी एग्जांपल से समझेंगे कि हमारे सेंटर पर एक लाइट सोर्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बल्ब लगा दिया हमने, ठीक है, बल्ब ऑन कर दिया है। अब इस बल्ब को इस सरफेस के अंदर बंद कर दिया है, तो जो इसका जो लाइट है उसका जो पाथ है वो तो इसने सारा का सारा ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। तो बाहर जो शैडो बनेगा या जो प्रोजेक्शन होगा वो कैसा होगा? बच्चों, नेचर हमेशा सिमेट्री फॉलो करता है। ये शेप कैसा ही हो, बाहर से हमेशा क्या होगा, स्फेरिकल ही होगा। आप करके देख सकते हैं, किसी भी वे में करके देख सकते हैं। इमेजिन कीजिए, ये जो आप बार बार वीडियो देखते रहते हैं ना कि एनिमेशन 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 देखना अच्छा होता है बच्चों, बट ये आपकी इमेजिनेशन को वीक कर देता है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि वो आपके माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हैं। डिजाइनिंग, कलर्स तो मैं यहाँ भी बना रहा हूँ बच्चों, क्या कमी है कलर्स में, आपको अलग अलग चीज़ें दिखाने के लिए। बट यहाँ पर आपका इमेजिनेशन यूज़ हो रहा है कि हम इमेजिन करते हैं कि आपके पास एक फुटबॉल है, हमने किसी तरीके से उसके सेंटर पे कोई लाइट डाल दी, ठीक है, तो बाहर तो लाइट आ ही नहीं गई, तो जो बाहर शैडो बनेगा वो कैसा होगा, सर्कुलर ही तो होगा। करके देख सकते हो, सनलाइट है, आप एक डिस्क ले लेना, डिस्क का जो शैडो वो कैसा होगा, सर्कुलर ही होगा। अब डिस्क का शैडो किसी और तरीके से तो बनने से रहा, कब, जब तक हमारे पास जो लाइट सोर्स है, ये हमारे पास डिस्क है, अगर जो हमारे पास लाइट सोर्स है, ठीक है, वो बिल्कुल इसके वर्टिकल है, तो जो शैडो बनेगा वो भी क्या होगा, एक सर्कुलर शैडो बनेगा, ठीक है बेटा। ये आप करके देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉलिड एंगल। जो इसका शैडो बनेगा वो शैडो कैसा होगा बच्चों, वो शैडो क्या होगा, ये क्या है सेंटर, इसके ऊपर शैडो है वो स्फेरिकल होगा। सो इसीलिए यहाँ भी जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। सो बच्चों, आज हम यहीं स्टॉप करते हैं। हमने बहुत अच्छे से सीखा। आप वीडियो को देखिए, समझ नहीं आता है तो फिर से देखिए। अगर कोई फीडबैक देना है, कोई क्वेरी है, सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर देखूंगा। और बच्चों, एक ही रिक्वेस्ट है, हमें आपस में मिलकर सभी के सपनों को पूरा करना। ये मत भूलना, आप ही गेम चेंजर है इस कंट्री के। यू आर द फ्यूचर एंड यू आर द जीनियस माइंड। अपना माइंड है, किसी को अपने कंट्रोल में मत करने दीजिए। ओके, सो थैंक यू क्लास। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अल्टरनेटिव डेज पर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।